हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 70 बीपीएससी के लिए हम लोग जो सिक्योर सीरीज स्टार्ट किए थे, आज उसी में इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध। होता क्या है कि इस समय देखिएगा, इस 17वीं 18वीं शताब्दी, खासतौर पर 18वीं शताब्दी कर लीजिए, 18वीं शताब्दी का जो काल है वो मुख्य रूप से आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का काल रूप में देखा जाता है। इस समय यूरोप में आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध स्टार्ट होते हैं और इसका प्रभाव इन दोनों के वैसे सभी क्षेत्र जहां उपनिवेश रहा हो या व्यापारिक दृष्टिकोण से इन्होंने वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया हो, उन सभी क्षेत्रों में इन दोनों के बीच भी संघर्ष होते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत भी इन दोनों के प्रभाव क्षेत्र में रहा है, तो भारत में भी इस समय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में देखा जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को चूंकि भारत के मुख्य रूप से कर्नाटक के क्षेत्र इससे प्रभावित रहे हैं, इसीलिए इसे कर्नाटक का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जो कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए हैं वो मुख्य रूप से 3 बार हुए हैं, इसीलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 कर्नाटक युद्ध जो हुई है वह किन किन के बीच क्या क्या कारण था। आज हमारा जो चर्चा होगा इसी टॉपिक पर होगा। पहला देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच में आयोजित होता है। इसका जो तत्कालिक कारण था वह यूरोप से रिलेटेड था, यूरोप से जुड़ा हुआ था। तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया में होने वाला उत्तराधिकार का युद्ध। होता क्या है कि 1740 में लगभग ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी मेरिया थेरेसा, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद वहां शून्यता स्थापित हो जाता है। अब वहां पर जो उत्तराधिकार के लिए लेकर जो विवाद था, तो उत्तराधिकार को चाहते थे, फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारे लोग बैठें और अंग्रेज लोग चाहते थे कि मेरे लोग, मैं कहने का लोग इनका सपोर्ट जो करते थे उनके बारे में कि मेरे सपोर्टिंग से वहां पर बैठे। तो इस प्रकार लेकर वहां पर युद्ध छिड़ गया, जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में देखते हैं कि इस समय जो थे फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले थे, जबकि ब्रिटिश गवर्नर के रूप में वार्नेट थे। तो इस समय वार्नेट और डुप्ले के बीच क्या स्थिति बनती है, आइए चर्चा करते हैं। वार्नेट जो है भारत में फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उन्होंने भारत के बगल में ही स्थित है मॉरिशस के गवर्नर से सहायता मांगी। मॉरिशस के जो गवर्नर थे इस समय वह थे लाबुडेनो ने इस सहायता की मांग को स्वीकार करते हुए और लगभग कहा जाता है कि 3,000 सैनिकों के साथ वो भारत में प्रवेश किए। ठीक है, और इन न केवल जहाजों को छुड़वाया बल्कि मद्रास पर भी कब्जा कर लिया। मद्रास पे कब्जा करने के बाद अंग्रेज लोगों ने लगभग 40 लाख पाउंड देकर मद्रास को वापस लिया और लाबुडेनो अपना मॉरिशस लौट गए। इसी समय देखते हैं कि डुप्ले ने इस स्थिति का फिर से फायदा उठाते हुए उसने मद्रास का घेरा डालकर फिर से एक बार मद्रास पर कब्जा कर लेता है। जो वार्नेट थे उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए उस समय के तत्कालिक जो गवर्नर थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता की मांग की। अनवरुद्दीन स्थिति को देखते हुए उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष होता है दोनों के बीच। 1748 ईस्वी में मद्रास के निकट आडियार नदी के तट पर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आडियार नदी के तट पर सेंट टॉम या सेंट थॉम की लड़ाई होती है। ये लड़ाई किस किस के बीच हुई, तो स्वाभाविक है कि यह फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसी वर्सेस नवाब, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। कहा जाता है कि अनवरुद्दीन के जो सेनापति थे उनका नाम था महफूज खां, जबकि फ्रांसीसियों के जो सेनापति थे वो कैप्टन पैराडाइज। यह जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी लोग लगभग 1000 के आसपास सैनिक थे और जो नवाब के जो सेनापति जो थे महफूज खां, उनके पास लगभग 1 लाख की सेना थी।
इन 1 लाख की सेना के बावजूद नवाब की या महफूज खां की पराजय होती है। और यह साबित हो गया कि योग्य और प्रशिक्षित सैनिकों के सामने भीड़ कुछ नहीं है। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियों से पराजित होने वाले ये पहले भारतीय शक्ति थे। अभी तक जो भी यूरोपीय शक्ति थी वो भारतीय द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पराजित होती रही है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शक्ति किसी यूरोपीय शक्ति से पराजित होते हैं। तो अंबर की लड़ाई, सैंटोम या सैंथोम की लड़ाई फ्रांसीसी और नवाब के बीच होता है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसी के बीच खास तौर पे देखिएगा कि जैसे 1748 में जो उत्तराधिकार को युद्ध करके चल रहा था और उस समय वो वहाँ पर एला सापल की संधि हो जाती है यूरोप में। और इस एला सापल संधि के पश्चात जितने भी क्षेत्रों में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो रहा था सभी युद्ध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भारत में भी जो युद्ध हो रहा था प्रथम कर्नाटक युद्ध वह समाप्त हो जाता है। क्योंकि अभी तक फ्रांसीसियों के पास मद्रास था तो अंग्रेजों ने मद्रास को वापस ले लिया और इसके बदले में फ्रांसीसियों को अमेरिका का लुइस वर्ग दिया था। ये लुइस वर्ग के बदले उन्होंने भारत में मद्रास क्षेत्र को वापस पाया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं क्या हुआ था इस समय। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में स्टार्ट होता है और 54 तक घटना घटित होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जहां यूरोपीय स्थिति से उत्पन्न हुई थी वही द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह भारतीय स्थिति से उपज हुई थी। हुआ क्या था इस समय हैदराबाद जो रियासत है वह कर्नाटक के अंतर्गत ही था और इन दोनों जगहों पर हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। क्या हुआ था? तो हैदराबाद में 1748 में हैदराबाद के जो निजाम थे निजामुल मुल्क इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो पुत्र है नासिर जंग वह नवाब घोषित किए जाते हैं। लेकिन इनकी एज काफी ज्यादा थी तो नासिर जंग के जो कर्ता धर्ता कहिए चाहे इनके शासन में जो भी बेस्ट या अच्छे पद पे कार्यरत थे इनके भतीजा मुजफ्फर जंग उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित करने के लिए इनके साथ विरोध कर दिया। तो इस प्रकार देखते हैं कि हैदराबाद पर जो नवाब का पद था वह नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच विरोध उत्पन्न वहां हो गया। दूसरी ओर देखते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन के खिलाफ चांद साहब का विरोध स्टार्ट हो गया था। यह विरोध किस रूप में था? तो लगभग 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था। ठीक है, मराठों द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण। और यहाँ के जो शासक थे जो नवाब थे दोस्त अली उनकी मृत्यु कर दी जाती है और उनका दामाद थे चांद साहब को पकड़कर ले जाता है। इसी बीच देखा जाता है कि भाई कोई दोस्त अली के रिलेटिव कोई हैं जिनको नवाब घोषित किया जाए। तो दूर के रिलेटिव थे अनवरुद्दीन तो उनको शासक या नवाब घोषित कर दी जाती है। 1748 ईस्वी में चांद साहब को मराठों ने छोड़ दिया। तो जब ये वापस आते हैं तो अपने उत्तराधिकार के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा या फिर कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का अपना अधिकार मांगा। फलतः अनवरुद्दीन और चांद साहब में वहां पर नवाब के पद को लेकर विरोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि दोनों जगह पर उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न होता है। तो स्वाभाविक है कि इन दोनों के साथ साथ अंग्रेज फ्रांसीसी अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक गुट का निर्माण करते हैं। तो इस समय देखिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने
गुट निर्माण स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सा है? तो एफएमसी और ईएनए। एफएमसी मतलब फ्रांसीसियों ने हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक के लिए चांद साहब को सपोर्ट किया, जो दोनों बाहरी थे। अंग्रेज, इन्होंने हैदराबाद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के लिए अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया था। इस प्रकार दो गुट का निर्माण हो जाता है। 1749 ईस्वी में चांद साहब, जो कर्नाटक पर अधिकार को लेकर अपना दावा कर रहे थे, फ्रांसीसियों की सहायता से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण के बाद यहीं पर देखिएगा अंबर की लड़ाई होती है और 49 में अंबर की लड़ाई के बाद अनवरुद्दीन पराजित हो जाते हैं और मारे जाते हैं। तो इस प्रकार चांद साहब अर्काट को राजधानी बनाकर अपना शासन करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है और फ्रांसीसी के जो सपोर्ट में थे चांद साहब, वो शासक बन जाते हैं। 1750 में देखते हैं कि इस घटना से थोड़ा सा प्रभावित होकर नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता मांगी, क्योंकि वो उन्हें पता था कि अब अगला जो है वो अटैक स्वाभाविक है कि हैदराबाद पर होना था। तो हैदराबाद में खासतौर पर देखिएगा कि जो नासिर जंग थे, उन्होंने अंग्रेजों से सहायता ली और कर्नाटक पर आक्रमण कर दिए। जो फ्रांसीसी गुट थे वो पराजित हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक घटना उत्पन्न होती है कि जो नासिर जंग के सेना था, वो सेना ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद नासिर जंग की हत्या कर दी गई। मतलब उनकी अपनी सेना ने विद्रोह कर दिया और नासिर जंग की हत्या कर दी। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर, जैसे नासिर जंग की मृत्यु होती है, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को शासक नियुक्त कर दिया और वहां पर भी फ्रांसीसियों की अधिकार स्थापित हो जाती है। तो हैदराबाद और कर्नाटक पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। इसी बीच देखते हैं कि जो मुजफ्फर जंग थे, मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए कहिए या फिर अपने वर्चस्व के लिए जो भी हो, एक सेनापति के रूप में बुस्सी को वहां पर स्थापित किया गया और कर्नाटक में कहा गया कि देखरेख करेंगे। ठीक है। तो बुस्सी इसी बीच मुजफ्फर जंग को घुमाने के लिए पांडिचेरी ले जाते हैं। घुमाने के दौरान वहीं पर घटना होती है कि पठानों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है। तुरंत मुजफ्फर जंग के पुत्र सलावत जंग को नवाब बना दिया गया। इसी बीच देखते हैं कि क्लाइव की एंट्री होती है। अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव की एंट्री होती है। क्लाइव ने सबसे पहले देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम शासक घोषित कर सकें, उनको चयन करो। इसी समय अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, पता चलता है कि मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में निर्वासित जीवन जी रहा है, भटकता हुआ जी रहा है। अब मोहम्मद अली को अपने साथ लेकर क्लाइव ने अर्काट मतलब वही कर्नाटक की राजधानी, वहां का घेरा डाल दिया। चांद साहब जो शासक थे वो मारे जाते हैं और बुस्सी जो सहायता के लिए था उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार क्लाइव की जीत होती है। इसीलिए क्लाइव को हीरो ऑफ अर्काट के रूप में भी जाना जाता है, जो आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि हीरो ऑफ अर्काट के रूप में किस ब्रिटिश गवर्नर को जाना जाता है, तो नाम है क्लाइव। ठीक है। तो क्लाइव की यहाँ पर जीत होती है और सडन फ्रांसीसी से कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रिटिश की तरफ। इसी समय देखिएगा एक और घटना होती है कि जैसे इनकी स्थापना होती है, डुप्ले को इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही बीच से ही बुला लिया जा गया फ्रांस, और उसके बदले में गुडेहू को वापस भेजा गया। तो गुडेहू जब आते हैं तो गुडेहू और क्लाइव के बीच संधि होती है, जिसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होता है, और वो संधि थी पांडिचेरी की संधि। इस प्रकार देखिएगा कि पांडिचेरी की संधि जो जनवरी 1755 में हुई थी, इससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापेल की संधि के तहत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्योंकि भारत में उत्पन्न हुए थे, इसलिए याद रखिएगा कि इसमें कोई संधि जो ही होगी वो भारतीय क्षेत्र ही उसमें जुड़े होंगे। इस प्रकार
पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। अब आइए तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध फिर से एक बार यूरोप से प्रभावित था। यह 1758 से लेकर 1763 के बीच में घटित हुई थी। तत्कालिक कारण क्या था? तो यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत होती है, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस घटना को देखते हैं कि भारत में क्या हुआ था। तो भारत में फ्रांसीसी सेनापति थे इस समय काउंट डिलाली, और ब्रिटिश सेनापति थे आयरकुट। आयरकुट 1758 ईस्वी में काउंट डिलानी ने फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया, पुनः मद्रास का घेरा डाला, लेकिन वह असफल रहा। इस प्रकार देखते हैं कि जैसे ही असफल हुआ तो 22 जनवरी 1760 में दोनों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वांडीवास की लड़ाई होती है। ये तमिलनाडु में, और वांडीवास की लड़ाई में काउंट डिलाली बुरी तरह पराजित होते हैं। तो इससे यह साबित हो गया कि अब फ्रांसीसी नहीं बल्कि अंग्रेज आगे चलकर पूरे भारत पर शासन करेंगे या पर अधिकार स्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से फ्रांसीसियों की इतनी बुरी पराजय हुई थी कि वो फिर कभी उठ नहीं पाए, और भारत में जो प्रतिस्पर्धा चली जा रही थी उसमें काफ़ी पीछे पिछड़ जाते हैं। इसी समय 1763 ईस्वी में, चूंकि याद रखिएगा कर्नाटक युद्ध प्रभावित है यूरोप से, तो स्वाभाविक है कि संधि भी हुई होगी यूरोप में। तो इसी समय 1763 में पेरिस की संधि होती है और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। तो ऐसे ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है तो उसका प्रभाव भारत पे भी और अन्य जगह पर दिखता है। तो यहाँ भी संधि हुई के तहत यहाँ भी जो युद्ध चल रहे थे वो समाप्त हो जाते हैं। इंग्लैंड ने चंद्रनगर की जो बस्ती है उसे छोड़कर बाकी सभी जो विजित क्षेत्र थे वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा देते हैं। लेकिन हमने पहले ही चर्चा किया था कि इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। इसका प्रभाव पड़ा कि फ्रांसीसियों जो फ्रांस में या फ्रांस की सरकार ने काउंट डिलाली को इस घटना के लिए, इस युद्ध के हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, और आने वाले समय में काउंट डिलाली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो ये रहा आपका कर्नाटक युद्ध, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन वह पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला तत्कालिक कारण था। 2-3 चीज़ें कम से कम एक बेसिक के रूप में देख लीजिएगा। जैसे 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध है वह यूरोप से प्रभावित था और तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर, तो स्वाभाविक है कि संधि भी होगी वहीं पर। तो कौन सी संधि है? एला सापेल। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध होते हैं वह भारत में खासतौर पर कर्नाटक और हैदराबाद में, कर्नाटक एवं हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। तो स्वाभाविक है कि संधि भी हुई होगी भारत में, और वो होती है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वह होता है सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में। सप्तवर्षीय युद्ध, इसका प्रभाव क्षेत्र पड़ता है वहीं पर पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, तो ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। अगला जो हमारा क्लास होगा लगभग अब पूरे कर्नाटक के बाद जितने भी, जैसे मराठा है, सिख है, तो वो अब अगले क्लास में थोड़ा जल्दी करते हुए मेन काम पॉइंट जो है उस पर चर्चा करते हुए हम
लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, देखते रहिए, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।